हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के कॉमर्स में। एक सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम प्रॉपर टॉपिक समझाते हैं और दूसरा चूंकि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसको मैंने कुछ कारणों से ड्रॉप कर रखा था। आज मुझे याद आया तो मैंने फिर से कंटिन्यू किया है। अब मैं रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन आपको कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन का जो है आपके लिए एमसीक्यू लाया करूंगा, जो किसी क्वेश्चन पेपर से हो सकते हैं, कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पूछे गए होंगे, चाहे वो पीजीटी हो, यूपीएससी हो या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हो। तो चलिए हम लोग एक शुरुआत करते हैं, इसको भी कंटिन्यू करके रखें ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और अच्छा लगे काफी लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है an inquiry regarding the value, ownership, title, existence and possession of an asset is called। किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, स्वत्व का मतलब टाइटल, ठीक, अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस और कब्जे के संबंध में जांच कर तो क्या हम कहते हैं, उसको कहते हैं मूल्यांकन। एक सेकंड, सॉरी, मूल्यांकन नहीं, उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी एसेट या फिर कोई भी चीज है, एसेट की ही बात कर लें, अगर उसकी वैल्यू जाननी है तो कैसे पता चलेगा? आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा और उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा होगा कि उस एसेट का नाम क्या है, जिसे हम टाइटल कह सकते हैं। साथ ही साथ उसका एग्जिस्टेंस की कहाँ पर वो लोकेटेड है, कहाँ पर वो रखी गई है या लेआउट कहाँ पर है उसका। साथ ही साथ एग्जिस्टेंस उससे पता चल जाता है और पोजीशन किसके अंडर, अगर हमने खरीदी हुई है और हमारे पास उसका वाउचर अवेलेबल है ना, तो हम पोजीशन भी तो हमारे पास ही होना चाहिए, उसका कब्जा भी तो मेरे पास ही होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वो इंक्वायरी जो किसी एसेट की वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल और एग्जिस्टेंस और पोजीशन को बताता है, उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन किससे रिलेटेड है? तो मोटिवेशन देखिए, प्लानिंग मोटिवेशन का हिस्सा नहीं होता, कंट्रोल करना मोटिवेट नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन भी मोटिवेशन का हिस्सा नहीं होता। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द पार्ट ऑफ या फिर मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे लीडरशिप से। स्कॉलर चेन आपने नॉर्मल सी बात बहुत पढ़ा होगा, हेनरी फेयोल की जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 जो प्रिंसिपल हैं हेनरी फेयोल के, उन्हीं से निकल कर आता है। उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो स्केलर चेन के थ्रू चलता है। ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी, हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी दी, इसको हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी भी कहते हैं। एल्टन मेयो ने हार्थो ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा आपको लोगों को, और उसके थ्रू हमने ये पाया था कि कैसे ह्यूमन रिलेशन क्रिएट किया जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मैक्स वेबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन? प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्यों को परफॉर्म करते हैं? सीधी सी बात, प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इस टाइप से। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कह रहा प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग। हमेशा ध्यान रखिए कंट्रोलिंग बीच में कभी भी नहीं आएगा, लास्ट में ही आएगा, छोड़ दीजिए, ये गलत हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, अब आप कहोगे यहाँ पर तो कंट्रोलिंग लास्ट में है, ठीक है, तो हो सकता है सही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्लानिंग नहीं आता, प्लानिंग हमेशा पहले आता, तो ये भी गलत है। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, यहाँ पर भी वही सीन है, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर होगा डी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईओक्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फार्मूला क्या होता है पता होगा आप लोगों को, अंडर रूट आर इंटू 2, जो भी है, मुझे एग्जैक्टली समय याद नहीं आ रहा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। तो पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? मितव्ययी आदेश मात्रा की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वेयर हाउसिंग तो नहीं हो सकता, ठीक है। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ये होती है
एक्चुअली इकोनॉमिक का मतलब है कि कैसे हम किसी अपने जो जितना भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसको हम अरेंज करें कि हमारी जो कॉस्ट है पर यूनिट या कॉस्ट जो बन रही है उसकी वो कम से कम हो सके। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस केवल इतना ही नहीं है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल की थियरी है, प्रोसेस मेथड है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सामग्री के नियंत्रण की तकनीकी से रिलेटेड है क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Which accounting standard is used for depreciation? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। ह्रास से रिलेटेड जो लेखांकन का प्रमाप है एएस है, तो एएस 6 जो है वो रिलेटेड है हमारे डिप्रिसिएशन से, ठीक है। आगे चलते हैं। An accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued incomes for computation of profit is called। आपसे बोला जा रहा है कि लेखांकन की वह प्रणाली जो अदत्त व्ययों और उपार्जित आयों, अदत्त व्यय मतलब वो खर्चे जो हम पे ड्यू हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आपसे कहा जाए उपार्जित इनकम, है ना, तो उपार्जित का मतलब है कि जो हमने अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है। तो ये दोनों जो हैं इनको किस लेखांकन प्रणाली में लाभ की गणना के समय हम लोग नहीं ध्यान देते। तो दोहरा लेखा प्रणाली दोनों चीजों को इन्वॉल्व करती है, उपार्जन आधारित प्रणाली भी इन्वॉल्व करती है, कहरा भी। तो कैश सिस्टम कहता है कि कैश सिस्टम का मतलब ही है कि अगर आपको कैश रिसीव हुआ है देन आप जो है उस अमाउंट को कंसीडर करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग या प्रिपेयरिंग योर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया, भारत में जनगणना कौन करता है, उसका उत्तरदायित्व तो किसके पास है? तो सीधी सी बात है, होम मिनिस्ट्री करवाती है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज रिलेटेड टू द सेंसस इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कभी भी ये काम नहीं कर सकती, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी ये काम नहीं करती है, ना ही यूथ अफेयर करती है, ठीक है। तो आपके पास आंसर होगा, हमेशा ध्यान रखिए सेंसस हमेशा होम अफेयर या होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करवाया जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज, एक नए उत्पाद का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया जाता है। देखो, अगर कोई भी खर्चा किया जा रहा है बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में, और उसका बेनिफिट काफी लंबे समय तक मिलने वाला है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इनकम, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका प्रॉफिट हमें सिर्फ 1 ईयर तक मिलने वाला है। और माने डीम्ड लाइबिलिटीज, इनको भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पर। तो और डिफर्ड रेवेन्यू, देखो जब कोई एक्सपेंडिचर ऐसा किया जाता है जिसका बेनिफिट हमें काफी लंबे समय तक मिलने वाला है, लेकिन वो कोई हमारी असेट नॉर्मल वे में असेट क्रिएट नहीं करता है, तो उस केस में हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि हैवी खर्चा किया गया एडवर्टाइजिंग पे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसका मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए किया गया, तो आप एक लमसम एस्टिमेशन लगाओगे, मान लेते हैं कि ये 10 साल तक आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो 1 लाख रुपए आप हर साल अपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिख के राइट ऑफ करते रहेंगे, और बाकी बचा अमाउंट जो है आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे लिख दोगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली पीजीटी का पेपर है। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझसे गलत हो गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाया एग्जाम टाइम में मेरा, तो बहुत काफी चीजें मेरे साथ गड़बड़ हुई जिस कारण मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको जरूर क्लियर कट बता दूंगा कि क्या कहाँ से क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। या फिर इसको आप अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में हम जब हमारा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हिस्सा है, आपको पता होगा, तो रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपसे बोला जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी हैं आपको
वो नेट सेल्स पे ही निकाले जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस सेल्स पे कभी भी नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो नेट प्रॉफिट के ऊपर होना। हाँ, हम लोग थे नीचे वाले क्वेश्चन पे थे, दिस वन, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हमेशा ध्यान रखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी होते हैं सब नेट सेल्स पे ही निकाले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज। जैसे 10 रुपए का शेयर है मान लेते हैं, कंपनी क्या करती है, पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगती है, वो 8 रुपए तक मांग चुकी है और हमें हमसे कहती है कि 2 रुपए आप तब देंगे जब अगर कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप के केस में आएगी। तो इस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो अथॉराइज होती है कि मतलब पूरी लाइफ में कंपनी की उससे ज्यादा जो कैपिटल है वी कैन नॉट अरेंज। अगर हमें उससे ज्यादा कैपिटल चाहिए तो हमें लोन की फॉर्म में लेना पड़ेगा या फिर हम उसको चेंज करवाएं थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इशूड कैपिटल, जैसे मान लेते हैं अगर किसी कंपनी की 10 लाख रुपए जो है अथॉराइज्ड कैपिटल है और उसमें से 8 लाख रुपए के लिए पब्लिक को इनवाइट किया गया है कि आप जो है हमारे शेयर खरीदिए, तो ये कहलाएगी इशूड कैपिटल। इसमें से मान लेते हैं कि 7 लाख के लिए लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, तो जो अप्लाई किया गया उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो हिस्सा जीवन भर में नहीं मांगा जाएगा उसको और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मांगेंगे उसको हम रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो अधिकृत पूंजी वो जो जीवन काल में बदलाव नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम कैपिटल वो हिस्सा जो पब्लिक से मांगा गया उसको निर्गमित पूंजी कहते हैं और पब्लिक ने जितने के लिए अप्लाई किया हुआ है उसको सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। और वो पैसा फेस वैल्यू का जो पूरे जीवन काल में नहीं मांगा जाएगा उसे हम संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहेंगे। अब एक क्वेश्चन अभी मैंने छुड़वाया था उस पे आ जाते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। जब भी कोई भी फार्मूला बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जो इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस होता है जिसे हम डिबेंचर कहते हैं नॉर्मल केस में इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस लिख लो ताकि आपको कंफर्म रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाख हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल प्लस 1 लाख दिया है हमको रिजर्व एंड सरप्लस, 4 लाख हो गया जो आएगा हमारा अमाउंट ऊपर इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके नीचे प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 2 लाख प्लस डिबेंचर कितने के हैं, 4 लाख। अब आप ध्यान रखना आपको टोटल एसेट भी दिया गया है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आएंगी 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, अराउंड 0.67:1 आएगा, ठीक। तो आपका आंसर आना चाहिए ये कैपिटल गियरिंग रेशियो का। मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने 1:2, एक्चुअली मुझे फार्मूला ही नहीं याद आ रहा था एग्जामिनेशन में, तो इसलिए कभी भी एग्जाम में मैं अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी अकाउंटिंग ठीक है। तो बाकी मेरे फ्रेंड्स सब जानते हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। हाँ, किसी कारण वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो मेरी कमियां हैं कहीं ना कहीं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए 12 क्वेश्चन बहुत हैं और आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और मेरी प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी फ्रेंड्स आप लोगों में हैं आपके टच में है ना, सबको प्लीज मोटिवेट करिए और बोलिए कि प्लीज मेरा चैनल जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक बेनिफिट मिल सके, मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।